नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ऑनलाइन आपका आगे के वीडियो लेके। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राष्ट्रपति। तो आज जो हम जो देखेंगे वो है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे प्रश्न कंपटीशन लेवल की एग्जाम्स में आते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स में आते हैं। आपके बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो विशेष रूप से ये टॉपिक आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ध्यान दीजिए बेटा, निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति की बात करते हैं हम। जो निर्वाचन पद्धति है वो किस तरह की है। देखिए, जो निर्वाचन पद्धति की हम बात कर रहे हैं, तो इनकी जो निर्वाचन पद्धति है राष्ट्रपति जी की, उसका नाम है, आपने सबने सुन रखा होगा नाम, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से बन जाता है। इसी नाम से बन जाता है कि राष्ट्रपति जी की निर्वाचन पद्धति कौन सी है और वो क्या करता है। इस गुप्त की जगह खुला शब्द का उपयोग कर सकता है। गुप्त की जगह खुला शब्द का उपयोग कर सकता है, या इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकता है, ऊपर नीचे की दे सकता है। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के हिसाब से राष्ट्रपति जी का क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। तो इनकी पद्धति है, और इनकी पद्धति हमें कौन से अनुच्छेद में दे रखी है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 55 किसमें है, अनुच्छेद 55 में। ध्यान रखना, बिल्कुल याद करते चलो अनुच्छेदों को। बिल्कुल राष्ट्रपति के ज्यादा अनुच्छेद नहीं है। 52 में उनके पद के बारे में दे रखा है, 58 में उनकी क्या दे रखी है, हमने देखी योग्यताओं के बारे में दे रखा है कि क्या क्या योग्यताएं चाहिए। हमने 54 देखा, उसका निर्वाचक मंडल कौन सा है। अब देख रहे हम निर्वाचन पद्धति कौन सी है, अनुच्छेद 55 देख रहे हैं। तो बिल्कुल याद करते हुए चलना है, ध्यान से देखना है। अब देखिए, इस पद्धति से क्या किया जाता है, उनका निर्वाचन किया जाता है। अब निर्वाचन तो किया जाता है, लेकिन उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। कितने, 50 तो प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये होने चाहिए। ऐसा नहीं अल्लू लल्लू लड़ने लग जाएंगे चुनाव, अगर ये चीज नहीं होगी तो। आज हम गांव का कोई भी उठ के चले जाता है, आपने देखा होगा सरपंच का चुनाव हुआ नहीं, और गांव के ऐसे ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जिनको सरपंच का सह पता नहीं होता, पंच का मतलब नहीं पता होता, गांव की जनसंख्या के बारे में पता नहीं होता, गांव की समस्याओं के बारे में पता नहीं होता, सिर्फ उठकर चुनाव लड़ना उद्देश्य हो जाता। तो यहाँ पर वो बात नहीं है। इसके लिए 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक चाहिए, और ये वो लोग होंगे प्रस्तावक और अनुमोदक जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं, निर्वाचन में। निर्वाचन में कौन लेता है भाग, देखो, संसद के सदस्य और विधानसभाओं के, इनके भी कौन से, निर्वाचित। तो ये निर्वाचित सदस्यों में से कौन बनेगा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने ही चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। और एक बार जो किसी व्यक्ति का प्रस्ताव बन गया, वो दूसरे व्यक्ति का प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं बनता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। जैसे किसी ने, राम ने श्याम को चुनाव लड़ने के लिए, राम क्या बन गया, प्रस्तावक बन गया। अब ये नहीं है कि राम किसी मोहन का भी प्रस्तावक बन जाए, ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति एक का ही प्रस्तावक बन सकता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो यहां तक मैं सोचता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि इन विधायकों का, इनका मत कैसे निकाला जाता है। मत निकालते हैं, देखिए, विधायकों का अगर हमको मत निकालना है तो वो किस तरह निकालेंगे, विधायकों का और सांसदों का, दोनों का ही मत निकालना बताऊंगा। तो विधायकों की बात करते हैं हम पहले। विधायक, अगर एक विधायक का मत निकालना है, किसका, एक विधायक का, तो कैसे निकालेंगे, संपूर्ण राज्य की जनसंख्या। जैसे अगर राजस्थान का विधायक का निकालना है तो राजस्थान की जनसंख्या, जिस भी राज्य के विधायक का
हमको मत मूल्य निकालना है वो उस राज्य की जनसंख्या का उपयोग है। तो उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या, ये समझ में आ गई बात। संपूर्ण जनसंख्या कितनी है उस राज्य की, और उसमें विधायक कितने, और उस राज्य के निर्वाचित सदस्य, उस राज्य के निर्वाचित सदस्य। इंटू 1 डिवाइड बाई 1 2 3, 1000 से डिवाइड कर देना। इस तरह हमको ये करना है। ये फार्मूला है एक विधायक का मत मूल्य निकालने का। इस आधार पर अगर हम राजस्थान का निकालना चाहते हैं तो ऊपर राजस्थान की संपूर्ण जनसंख्या रखेंगे, और राजस्थान में कितने निर्वाचित सदस्य वो हम यहाँ रखेंगे, इंटू 1 डिवाइड बाई 1000, 1000 से उसको और हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। बड़ा सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो जनसंख्या है, ये जो जनसंख्या है वो हम वर्तमान की नहीं लेंगे, वर्तमान की जनसंख्या नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम जो जनसंख्या लेनी है हमें, वो इस समय वर्तमान की जनसंख्या न लेकर 1971 की जनसंख्या लेंगे। कब की? 1971 की जनसंख्या लेंगे। क्यों लेंगे? तो 1971 के समय में दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत, वहां पर जनसंख्या का जो था रेशियो वो ठीक था, लेकिन उसके बाद दक्षिणी भारतीय लोगों ने क्या किया, जनसंख्या नियंत्रण के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया और अपनी जनसंख्या को धीरे धीरे डिक्रीज किया। बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने। और वो आज जो कहते हैं कि आप अगर आज की जनसंख्या के हिसाब से विधायकों का मत मूल्य निकालोगे तो इस तरह तो जो दक्षिणी भारत है वो नुकसान में जाएगा, क्योंकि जनसंख्या को ही तो डिवाइड करते हैं हम, तो उनके सांसदों की संख्या भी कम होती चल जाएगी, क्योंकि जनसंख्या ऊपर सांसद डिसाइड करते हैं, डिवाइड होते हैं कितने सांसद, कितने विधायक बनेंगे, कितने सांसद बनेंगे, ये सब जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है हमारे यहाँ पर। तो जनसंख्या जब वहां की कम होती जा रही है दक्षिणी भारत की उत्तरी भारत के मुकाबले, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, तो वो ये कहता है एक तो हम अच्छा काम कर रहे थे इसके लिए, ऊपर से हमें राष्ट्रपति चुनाव में नुकसान भी हो, तो इसलिए जनसंख्या वही मानो पुरानी वाली 1971 को आधार वर्ष मानो। और ये कब तक रहेगा? ये 2026 तक रहेगा बेटा। कब तक? 2026 तक। उसके बाद देखते हैं आगे भी क्या रहता है, क्या अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन 2026 तक क्या मानेंगे? 1971 की जनसंख्या को आधार वर्ष मानेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? कोई समस्या नहीं है। चलो बात करते हैं हम राजस्थान के जो विधायक है उसका मत मूल्य आता है 129। याद रखना, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो ये आपके याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब हम देखेंगे, एक बात बताइए, क्या सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य ऐसा ही होता है क्या, समान होता है क्या? अपने यहाँ 129 है तो क्या उत्तर प्रदेश का भी इतना ही होगा क्या? बताइए। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके दो रीजन है। ये आपके कथन और कारण में ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि उस राज्य की जनसंख्या कम या ज्यादा हो सकती है, एक तो ये, और उस राज्य के जो निर्वाचित सदस्य उनकी संख्या भी कम या ज्यादा हो सकती है, तो रेशियो चेंज होगा। रेशियो चेंज होगा तो विधायकों का मत मूल्य भी चेंज होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विधायकों का मत मूल्य सभी राज्यों में समान नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सांसदों का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। सांसदों का मत मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, अब हमें निकालना है सांसद का। देखिए, सांसद की बात करते हैं हम। सांसद का मत मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जितने भी सभी राज्यों के हमने देखा, तो यहां पर सभी राज्य आ जाएंगे ऊपर, सभी राज्य, और इनके क्या देखा हमने, विधायकों का मत मूल्य ना, उनको जोड़ लेंगे। विधायक, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। सभी विधायकों, जैसे उत्तर प्रदेश का क्या है प्लस राजस्थान का क्या है प्लस हिमाचल का क्या है प्लस हरियाणा का क्या है, इन मतलब सभी विधायकों के मत मूल्यों को हम एक साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, अब उसमें हमारे सांसद कितने हैं बताइए। देखो, 543 तो लोकसभा और 233 राज्यसभा। वैसे तो 45 है, ये 50 है, वो है 45।
है ना। तो इनका क्या होगा, हमने 12 सदस्य तो यहाँ से हटा दिए, 2 सदस्य यहाँ से हटा दिए, कौन से हटा दिए, कौन से हटा दिए, मनोनीत सदस्य हटा दिए। वेरी गुड, मनोनीत सदस्यों को हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो हम सिर्फ निर्वाचित सदस्य रखेंगे। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, इनकी टोटल संख्या हो गई आपकी 776 हो गई, 776। तो हम सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य को 776 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा और वो है 708। भारत के सांसद का मत मूल्य क्या है, 708 है। याद रखने वाली बात है, या आपको याद रखनी है ये चीज। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, इसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकता है। चाहे एक विधायक नहीं हो, चाहे पूरी विधानसभा नहीं हो, चाहे एक राज्य की विधानसभा नहीं हो, चाहे किसी भी राज्य की विधानसभा नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति का चुनाव अगर पद रिक्त है तो चुनाव होगा ही होगा। और चाहे लोकसभा भी भंग हो जाए, उसका भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास तब तक लास्ट एक और हथियार रहता है, राज्यसभा। वो कभी भंग नहीं होती। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, क्या विधान परिषदों को शामिल किया जाता है? नहीं किया जाता। विधान परिषदों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि विधान परिषदें सभी राज्यों में नहीं होती है। तो विधान परिषदों को हम शामिल नहीं करते हैं। तो कुछ भी हो जाए, राष्ट्रपति का चुनाव तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास राज्यसभा अंतिम हथियार के रूप में हम देखते हैं। वहां पर कौन है, स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता है। इसके अलावा अगर राज्यसभा के चुनाव में कोई भी विवाद हो जाए, किसी भी तरीके का कोई विवाद है, तो उसकी सुनवाई सिर्फ कौन करेगा, उसकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। बेटा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले क्यों करेगा सुप्रीम कोर्ट, वो बात हम देखते हैं। पहले हम इसका एक बार चुनाव की प्रक्रिया आपको समझा देता हूं। एकल संक्रमणीय निर्वाचक पद्धति के आधार पर, गुप्त मतदान पद्धति के आधार पर किस तरह चुनाव होता है। देखिए, इसके लिए हमने ये देखा, अब देखना है एक न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। न्यूनतम कोटा, अभी न्यूनतम कोटा क्या चीज है भैया, ये न्यूनतम कोटा कैसे निकालते हैं, तो कुल पड़े मत, कुल पड़े मत डिवाइड बाई 2 + 1। यह अगर न्यूनतम कोटा कोई उम्मीदवार प्राप्त कर लेता है तो वह विजेता घोषित कर दिया जाता है। अग्रता ही विजेता, ये वाली पद्धति इसमें नहीं चलती। जैसे मानो हमारे यहाँ पर अगर हम कोई चुनाव लड़ते हैं, किसी भी तरह का चुनाव होता है, तो आप देखते हो कि साहब 1000 वोट पड़े, जिसमें से 601 को मिल गए और 401 को मिल गए, तो कौन जीत गया, 600 वाला जीत गया। बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल है, अग्रता ही विजेता होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या दिया जाता है, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है, ये आपको समझने वाली बात है। तो एकल संक्रमणीय पद्धति में बेटा देखो क्या होता है, प्रेफरेंस के आधार पर, किसके आधार पर, प्रेफरेंस के आधार पर वरीयता के हिसाब से वोट दिया जाता है। जैसे ये आपका वोटर लिस्ट है, ये आपकी क्या है, वोटर लिस्ट है। पहला उम्मीदवार है आपका काड़ू, कौन है, काड़ू। दूसरा उम्मीदवार है श्यामू, तीसरा कुछ ही मान लो, करीना मान लो, चलो करीना है, तीसरी उम्मीदवार कौन है, करीना है। अब हम वोट देने वाले, हम क्या है, वोट देने वाले सदस्य। मानो 2500 सदस्यों ने वोट दिया, कितनों ने दिया, 2500 सदस्यों ने वोट दिया। अब इसमें देखिए, अब ये 2500 जो सदस्य है वो क्या करता है कि मानो उसमें से एक सदस्य ने, ये सबके सब वरीयता के आधार पर वोट देंगे, ये तीनों को वोट देंगे का एक, जैसे मैं हूं, मेरे को वोट देना है, तो मैं काड़ू को वोट दूंगा, मैं श्यामू को वोट दूंगा, मैं करीना को वोट दूंगा, तीनों को वोट दूंगा मैं देने को। तो लेकिन क्या दूंगा कि मेरे को सबसे अच्छा कौन पसंद है, करीना पसंद है, तो मैं इसको पहले नंबर पर रखूंगा वरीयता क्रम में। दूसरे नंबर पर चलो करीना हो गई। अब देखते हैं इन दोनों में से मेरे को ज्यादा पसंद कौन है, साहब मेरे को काड़ू पसंद है, तो मैंने काड़ू को 2 नंबर दे दिया। अब मेरे को तीसरे नंबर पर श्यामू, तो मैंने श्यामू को तीसरा नंबर दे दिया। अब ये मैंने वरीयता देख दी कि मेरे को सबसे ज्यादा पसंद कौन है, करीना, दूसरे नंबर पर कौन पसंद है, काड़ू, तीसरे नंबर पर कौन पसंद है, श्यामू।
ये मैंने वरीयता दे दी, इसी वरीयता के आधार पर सभी लोग क्या देंगे, वोट देंगे। समझ में आ गया, 2500 लोग इस आधार पर वोट देंगे। अब हम इसका न्यूनतम कोटा निकालते हैं। पहले तो न्यूनतम क्या कोटा क्या होगा 2500 का, ये होगा क्या हुआ 1250 प्लस 1 1251 आ गया। ये 1251 क्या है, न्यूनतम कोटा। जो 1251 वोट हासिल कर लेगा वही क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। अब देखिए वोट क्या क्या हुए। 1000 लोगों ने तो इसको फर्स्ट वरीयता दी, 800 लोगों ने इसको फर्स्ट वरीयता दी, और 700 लोगों ने इसको फर्स्ट वरीयता दी। समझ में आ गई। 700 लोगों ने तो नंबर 1 पे करीना को रखा, 800 लोगों ने नंबर 1 पर श्यामू को रखा, और 1000 लोगों ने नंबर 1 पर काड़ू को रखा। तो हमने पहले नंबर 1 की गिनती देख ली। 1000 प्राप्त हुए काड़ू को, तो न्यूनतम कोटा प्राप्त हुआ क्या, नहीं हुआ। अब क्या होगा, हम ये करीना के वोटों को हस्तांतरित कर देंगे, इसलिए इसको हस्तांतरित पद्धति भी कहते हैं। करीना के वोटों को हम हस्तांतरित कर देंगे इन दोनों में। इन दोनों में कैसे करेंगे, इसकी करीना को जो लोगों ने वोट दिया, इसने इन लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस पे किसको रखा, फर्स्ट प्रेफरेंस तो करीना को रखा, सेकंड प्रेफरेंस किसको दी। अब मानो जो सेकंड प्रेफरेंस दिए इन्होंने 300 तो दिए काड़ू को, और 400 दे दी श्यामू को। सेकंड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस तो करीना की है, और 300 काड़ू पर 400 श्यामू को दे दी। तो अब ये वोट करीना का तो स्थान हो गया कट, ये वोट हो गए 300 सेकंड प्रेफरेंस इसमें जुड़ गई, और 400 इसमें जुड़ गई। अब देखिए किसको हो गया कि न्यूनतम कोटा प्राप्त हो गया, काड़ू को। तो काड़ू क्या बन गया, हमारा काड़ू राष्ट्रपति बन गया। काड़ू कूद पड़ा मेड़ा में, मतलब राष्ट्रपति बन गया। यहां आपको ये बात समझ में आ गई। ये है न्यूनतम कोटा। इसके लिए इसके बाद हम बात करते हैं, समझ में आ गई होगी ये आपको सब कुछ। चलो ये एकल संक्रमणीय पद्धति पूरी हो गई आपकी। और हम यह देखते हैं कि देखिए अगर इनसे संबंधित कोई विवाद होता है, चुनाव संबंधित विवाद होता है, तो अनुच्छेद 71 कहता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 71 क्या कहता है, अनुच्छेद 71 ये कहता है कि अगर निर्वाचक का पद खाली हो जाए, तो चाहे लोकसभा खाली हो चाहे विधानसभा हो, लेकिन ये चुनाव अवश्य होगा। पहली बात, ये बात सबको समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर इसका जो पीठासीन अधिकारी होता है, इसका चुनाव कौन करवाता है, अनुच्छेद 324 क्या कहता है, अनुच्छेद 324 इस कहता है कि इसका चुनाव कौन करवाएगा, चुनाव आयोग करवाएगा। कौन करवाएगा, चुनाव आयोग करवाएगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 324 कहता है। और इसका जो पीठासीन अधिकारी होगा वो कौन होगा, इसका पीठासीन जो अधिकारी है वो होगा आपका लोकसभा और राज्यसभा। इनका जो महासचिव है, इनका महासचिव है वो बारी बारी से क्या होता है, एक बार लोकसभा का एक बार राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी बनते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। पीठासीन अधिकारी लोकसभा राज्यसभा में से बनते हैं, बारी बारी से नंबर आता है इनका। अनुच्छेद 324 के हिसाब से चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। ये क्लियर हो गया। और अगर चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो तो सिर्फ कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट। वहां पर 5 न्यायाधीशों की एक बेंच बनती है और वो उसकी सुनवाई करती है। और इसकी सुनवाई से पहले 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये बात आपको सुप्रीम कोर्ट में रखनी होगी कि हमको राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई समस्या है। तो इसके आधार पर ही हम देखते हैं आज का हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। निर्वाचन पद्धति का जो टॉपिक है आपका पूरा हो गया। निर्वाचन पद्धति में अगर किसी भी तरीके की आपको कहीं समस्या आती है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो। तो कमेंट्स बॉक्स में डालकर मेरे से प्रश्न पूछ सकते हो, आपकी कोई क्वेरी रखनी हो वो पूछ सकते हो, या अन्य कोई प्रश्न इससे संबंधित आता है, आपके दिमाग में किसी भी तरीके का प्रश्न हो वो आप पूछिए। क्रैक करना है एग्जाम, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।